हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम हूँ झकास। आज हम लेकर आए हैं आज के सेशन में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड देखा जाएगा। और फिजिकल वर्ड में व्हाट इज साइंस। साइंस में अरेबिक जो हमारा है कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? तो साइंस को अरबी या अरबी भाषा में क्या है? तो इल्म कहा गया है। तो अरबिक भाषा है और अरबिक भाषा में इल्म कहा गया है। हिंदी हिंदी या कहें तो संस्कृत संस्कृत में इसे विज्ञान कहा गया है। और लैटिन वर्ड में साइंस्टिया, लैटिन वर्ड जो है उसको साइंस्टिया कहा गया है। और इन सबका मीनिंग होता है टू नो। ये सभी के सभी इनका मीनिंग होता है टू नो। मीन्स साइंस। तो ये पता चल गया कि हमको साइंस में कुछ जानना है, टू नो। तो साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट सिस्टमेटिकली। साइंस जो होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है गेन्ड बाय ह्यूमंस, मानव के द्वारा, अनुभव और ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से जो सिस्टमेटिकली किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन बाय द ह्यूमंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट सिस्टमेटिक। तो ये साइंस था हमारा। और व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द स्टडी। फिजिक्स क्या है हमारा? तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द study of nature and its law. Physics is the study of nature and its law. ये स्टडी करता है नेचर और नेचर के लॉ। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये डिराइव ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीनिंग नेचर और नेचुरल थिंग्स। फ्यूसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल। फ्यूसिस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने। तो ये फिजिक्स था। और नेचुरल फिनोमेना, कहें कि फिजिक्स स्टडी करता है नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना क्या हो सकते हैं? जैसे ये कह लें कि ये बागान है, इसमें एप्पल दिख रहा है हमारे, और ये एप्पल, बागान में एप्पल दिख रहा है, तो एप्पल फेल डाउन। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। अगर एप्पल्स फेल डाउन, अगर एप्पल फेल डाउन करता है तो ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। रेनबो, रेनबो इज आल्सो नेचुरल फिनोमेना। रेनबो इज आल्सो नेचुरल फिनोमेना। ये नेचुरल फिनोमेना है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी जो है हमारा नेचुरल फिनोमेना है। Regular repetition of day and night. This is the also natural phenomena. Regular repetition of day and night. The annual cycle of season. The annual cycle of season is also natural phenomena. The ellipses, the tides, the volcanoes, the rainbow. ये सारी के सारी नेचुरल फिनोमेना है। और ये फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना को फिजिक्स जो होता है स्टडी करता है। जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उसका स्टडी करता है हमारा फिजिक्स। तो ये फिजिक्स था। और सोलर सिस्टम इज द आल्सो नेचुरल फिनोमेना। जो सोलर सिस्टम होता है वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। और सोलर सिस्टम में हम लोग को मालूम है कि 8 प्लेनेट होते हैं। और प्लेनेट जो होते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन में। वो आगे चलकर होगा। आ, ये था। अब ये सारी बातें हम लोग देख चुके कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ।
derived from Greek word physis, meaning nature or natural things. Physis was introduced by Aristotle. Aristotle ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब आता है कि कोई भी साइंस है तो साइंटिफिक मेथड क्या हो, तो साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमेटिक वे टू स्टडी ऑफ नेचर। ये जो होता है साइंटिफिक मेथड जो होता है हमारा, साइंटिफिक मेथड इज द सिस्टमेटिक वे टू स्टडी ऑफ नेचर। तो जो वैज्ञानिक होते हैं जैसे साइंटिस्ट है, वो जिस स्टेप का फॉलो करते हैं साइंस का स्टडी करने के लिए, जिस स्टेप का फॉलो करते हैं साइंस का स्टडी करने के लिए, दिस इज द साइंटिफिक मेथड। इसके 6 जो होते हैं स्टेप होते हैं, और 6 स्टेप 1 बाय 1। फर्स्ट है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहली बात कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने देखा कि एप्पल फेल डाउन, एप्पल जो होता है नीचे गिर रहा है, फेल डाउन कर रहा है। अब इसको सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में पहले हम इसी तरह की और सारे देखे। मैंने देखा मैंगो है, वो भी फेल डाउन, वो भी नीचे गिर रहा है। फिर हमने देखा कोई स्टोन है ऊपर फेंका, फिर वो भी नीचे आया। मीन्स कुछ ना कुछ लोचा है इसमें, और इस लोचा को ऑब्जर्व किया जाता है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया जाता है। जब सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो फिर हम चलते हैं उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मीन्स ये नहीं कि जहां मन आए वहीं एक्सपेरिमेंट कर ले। हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, लैब में करेंगे। लैब में चलकर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि एप्पल था, वो हमने तो ऑब्जर्वेशन किया था कि फेल डाउन मैंगो है। सेम सिमिलर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और कोई लैब में कोई पत्थर है स्टोन है उसको नीचे ड्रॉप कराया, देखा जो ये स्टोन है वो भी नीचे फेल डाउन कर रहा। मीन्स क्या है, अर्थ के अंदर कुछ है, अर्थ के अंदर कुछ है जो इनको अपने तरफ खींच रहा है। और थर्ड आता है स्टेप, वो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव मीन्स रीजनिंग हम लगाते हैं, वो कैसा होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। क्वालिटेटिव में लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्वांटिटेटिव में रीजनिंग में हम मैथमेटिकल रीजनिंग लगाते हैं। तो क्वालिटेटिव में कौन सी रीजनिंग लगाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग। और क्वांटिटेटिव में कौन सी रीजनिंग लगाएंगे, हम लगाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथ से देखेंगे उसको कि कहाँ तक ये ट्रू है और कहाँ तक ये फॉल्स है। थर्ड स्टेप फॉलो करने के बाद फिर हम आते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मीन्स यहाँ पे कि मैथ के द्वारा हम कोई फॉर्मूला दे देंगे। जैसे टू बॉडी है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नहीं कि ये जल्दी ही आ गया, इसको करने में 1000 वर्ष भी लग सकता है, लंबे समय तक लगते हैं। जैसे आप आजकल तो बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें प्री मेंस का लोचा हो गया है। जैसे आईएएस है, आईएएस का आप एग्जामिनेशन देते हैं तो पहले प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, और जब प्रीलिम्स में आप अपीयर होंगे तो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेज नंबर 2 में जाएंगे, मेंस में बैठेंगे। और मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे। बाय द वे, अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंटरव्यू से वापस आ गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप कहाँ पे पहुंच गए, स्टेज नंबर फर्स्ट, फिर आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा।
सिमिलर प्रोसेस ये भी होता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने दिया और ये देखा कि ये मैथ्स जो होता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगाया और तब इसको मैथ्स से हमने कोई फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला देने के बाद से हम प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन इसका होता है और प्रिडिक्शन के बाद फाइनल राउंड आता है जो इंटरव्यू की बात होती है, वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन। तो जो फाइनल राउंड है हमारा वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन, वेरिफिकेशन कराएंगे या फॉल्सिफिकेशन कराएंगे। अगर ये वेरीफाई हो गया तो फिर ये रूल बन जाएगा। अगर फॉल्स हो गया तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे, फिर फर्स्ट स्टेप से ही करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि सुबह आप गए वॉक करने और आपने देखा कि एक रिवर जो है फ्लो हो रही है। आपने देखा कि ये रिवर जो होता है ईस्ट से वेस्ट के तरफ जा रहा है। अगले दिन आप गए ऑब्जर्व करने कि क्या रिवर वेस्ट से ईस्ट तो नहीं हो गई। अगर फिर अगले दिन आपने देखा कि नहीं ये तो ऐसे ही जा रही। फिर अगले दिन गए, फिर आपने देखा ये है ऑब्जर्वेशन। फिर उसको आप ले चले और ले चले लैब में गए, लैब में लिया तो वाटर फ्लो किधर होगा, जिधर स्लोप होगा। मीन्स ईस्ट से वेस्ट के तरफ अगर रिवर फ्लो हो रही है तो मीन्स ये हुआ कि इसका स्लोप जो था वेस्ट के तरफ है। फिर हमने लैब में गए, एक्सपेरिमेंट किया और एक तरफ स्लोप लगा दिया और दूसरी तरफ हमने हाइट दे दी और फिर वाटर को हमने फॉल कराया। देखा कि जिधर स्लोप है उधर वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगाएंगे, फिर उसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग देंगे, फिर प्रिडिक्शन करेंगे और फाइनल राउंड में वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन होगा उसका। ये हमारा था। अब थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स क्या है ये हमको देखना है। और थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स के दो मेन डोमेन होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफिकेशन और सेकंड होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स बहुत सारी फिनोमेना ऐसी है जो एक ही लॉ से गवर्न होती है। जैसे सन, जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो भी जो होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और भी घटनाएं जैसे हमने कहा मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, मार्स रिवॉल्व अराउंड सन, जुपिटर रिवॉल्व अराउंड सन। तो ये सब के सब जितने भी हैं हम सब के सब किसी एक ही लॉ से गवर्न होते। तो अब ये नहीं कि हम मून जो होता है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए अलग लॉ लगाए। अर्थ जो होता है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो इसके लिए अलग नियम लगाए, इसके लिए अलग लॉ लगाए। ये सारी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब के सब एक ही लॉ से गवर्न होते हैं और वो होता है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। तो यूनिफिकेशन में कि बहुत सारे फिनोमिना हैं जो एक ही लॉ से गवर्न होती है। अब हमको उनको स्टडी करने के लिए अलग अलग लॉ की जरूरत नहीं है। दिस इज द यूनिफिकेशन, इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। सेकंड है रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म में होता है कि हम रिडक्शनिज्म में क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम उसको एक साथ ही स्टडी ना करें। सपोज करें कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ने के बाद से वो लंबी बुक है तो आपने आज जो होता है एक पेज रीडिंग किया, सोचे कि अगले दिन नींद आ गई, अगले दिन मैं इसका रीडिंग करूं। तो आप उस बुक को क्या किए, छोटे छोटे पार्टों में या जहे कहे कि जो उसके पार्ट हैं 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज मैं एक दिन में पढ़ूंगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ूंगा। तो दिस इज द रिडक्शनिज्म।
तो फिजिक्स में रिडक्शनिज्म का मीनिंग ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम उसको स्मॉलर पार्ट में तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर स्टडी करेंगे, वो गलत है रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म मीन्स सर्टेन टॉपिक्स ऑफ स्टडी आर बेस्ड ऑन areas that study smaller organization unit। और ये बात और है कि रिडक्शनिज्म इन द हार्ट ऑफ फिजिक्स, ये हार्ट ऑफ फिजिक्स होता है एक एग्जांपल से। और ये एग्जांपल्स है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स तो एक बड़ा पार्ट है, वो की है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स को क्या किया गया कि एक लॉन्ग टॉपिक है और बिगर टॉपिक है, और इस लॉन्ग टॉपिक को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा। टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एक्स्ट्रा, ये सारे छोटे छोटे पार्ट तोड़े गए और इन पार्टों को हम लोग स्टडी करते हैं रिडक्शनिज्म। ये कहलाता है रिडक्शनिज्म। स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, देयर आर टू डोमेन इन द स्कोप, देयर आर टू डोमेन इन द स्कोप, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। recently found a third domain called मीजोस्कोपिक। एक थर्ड डोमेन भी है जिसको मीजोस्कोपिक बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स ये डोमेन फर्स्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक है और सेकंड है माइक्रोस्कोपिक। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। यानी लार्ज स्केल पर, जब लार्ज स्केल की बात होती है तो इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लासिकल मैकेनिक्स इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्लासिकल मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किए जाते हैं। सेकेंड डोमेन है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। और जैसे एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, न्यूक्लियर फिनोमेना, ये सब की सब घटनाएं, फिनोमेना जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। फोर्स, फोर्स या फंडामेंटल फोर्स, फोर्सेज ऑफ नेचर। तो फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल है, मास्कुलर फोर्सेज है, विस्कस फोर्स है, बहुत सारे फोर्स होते हैं। बट फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। और फोर्स हमारा जो है एक दो तरह के होंगे। फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल तो फोर होंगे, बट दो तरह के फोर्स होते हैं। एक डिराइव फोर्स होता है और एक हमारा फंडामेंटल फोर्स होता है। और यही चार जो हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो इनवर्स यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। जो हमारे फोर फोर्सेस होते हैं वो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। तो ये हमारा फोर्स है। फोर्स इज ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफॉर्मिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग change the motion of object or deforming the motion of an object। कहें कुछ मित्र होते हैं, अच्छे मित्र भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छा मित्र, अब आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चला रहे हो, पीछे से खींच दिया, तो आपका जो मोशन था वो चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और शेप भी बदल सकता है। जैसे हमारे पास एक बाल है और इसको मैं ऐसे करूं तो ये डिफॉर्म होगा, तो ये फोर्स के कारण होगा। तो ये फोर्स है। और जो हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो फोर फोर फोर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two separated body due to their masses is called gravitational force। अगर आप किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर दो स्टूडेंट हैं तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। बट ये फोर्स होता है काफी स्मॉल होता है,
इसलिए इसे हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। The force of attraction between any two separated body due to their masses is called gravitational force. इसकी प्रॉपर्टी होती है दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स अभी मैंने बताया आपको कि एक फोर्स होता है और वो फोर्स था हमारा कौन सा, यहाँ पे ले लेते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बात है कि हमारा मास m1 है और मास m2 है और g है इज द कांस्टेंट। g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई फोर्स है तो ये जो फोर्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऐसे फोर्स जो होते हैं फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज द सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मीन्स यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे इस जगह पर ले लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक पर कोई बंदा है और ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स ये सेंटर के तरफ फोर्स लगेगा वो कहलाता है सेंट्रल फोर्स। यानी सेंट्रल फोर्स या तो टूवर्ड्स होता है अवे फ्रॉम दी सेपरेटेड। अगर दो बॉडी है यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, सपोज करें एक जगह यहाँ पे और ये यहाँ पे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है समथिंग आर है। तो जो ये सेपरेटेड है तो जो फोर्स होगा वो या तो इनके बीच ऐसे होगा या अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। तो व्हाट्स द लाइन ज्वाइनिंग या अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। दिस इज द सेंट्रल फोर्स। और ये जो हमारा फोर्स होता है कह लें कि ये जो हम लोगों ने फोर्स देखा, अब ये फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लॉन्ग रेंज। ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज का होता है, वेरी लॉन्ग। इसकी रेंज जो होती है काफी अधिक होती है। जैसे अर्थ और इसके बीच, सूर्य के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये काफी लंबी दूरी है। तो ये जो 60 वेरी लॉन्ग रेंज होता है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में जितने भी फोर्स है उन सब में सब वीकेस्ट होता है। द फील्ड पार्टिकल इज ग्रेविटान। जो इसकी फील्ड पार्टिकल होती है, जितने भी फंडामेंटल फोर्स होते हैं उनकी कोई ना कोई फील्ड पार्टिकल होती है और इनके एक्सचेंज से ही ये फोर्स जो होते हैं अपीयर्स होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपीयर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल ग्रेविटा। ग्रेविटान के एक्सचेंज से ग्रेविटेशनल फोर्स अपीयर्स होता है। सेकंड फंडामेंटल फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक्ट बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो स्टेशनरी चार्ज है उनके बीच एक्ट करता है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा एक्ट बिटवीन टू मैग्नेटिक फोर्स। जैसे दो हमारे पास मैग्नेट है और ये ऐसे रख दे मैग्नेट को, तो उनके बीच जो फोर्स एक्ट हुआ वो हमारा होता है मैग्नेटिक। जो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेंट्रल है एंड कंजर्वेटिव नेचर एंड लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी जो होता है लॉन्ग रेंज का होता है। और जो इसकी फील्ड पार्टिकल होती है वो होती है फोटॉन।
और दिस फोर्स arise ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। ये फोर्स जो होता है arise होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। अब ये हमारे न्यूक्लियर फोर्स के एग्जांपल्स है। और न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एलिप्टिकल या सर्कुलर रिवॉल्व करते हैं। आगे जब आप 12 लेवल पर आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, एटम्स। तो ये सब हम लोग वहां पे इसका स्टडी करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है थर्ड हमारा। The strong nuclear force bind proton and neutron in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हाई स्कूल लेवल पर आप लोगों ने स्टडी किया होगा। 60 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि एक्सपेरिमेंट ने किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में क्या फाउंड किए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ये क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स एक्ट होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स आर बेसिकली अट्रैक्टिव। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बेसिकली अट्रैक्टिव होता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। एक नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव भी नहीं होता। और शॉर्ट रेंज होता है। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर का होता है। उस छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस, इतने से छोटे पार्ट जो है उसी के अंदर ये करता है, तो ये शॉर्ट रेंज का होता है। और फील्ड पार्टिकल इज पाई में सात, फील्ड पार्टिकल इज पाई में सात। and this force is arise due to exchange of pi meson, exchange of meson। और जो स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में जितने भी फोर्स होते हैं वो उनमें सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स था। फोर्थ है हमारा, वो है फोर्थ जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यू वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स प्ले द की रोल इन द पॉसिबल चेंज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। या कहें कि दिस फोर्स इज अराइज ड्यू टू बीटा एमिशन। जब बीटा पार्टिकल के बीटा पार्टिकल का रेडियोएक्टिव या अनस्टेबल मटेरियल से डिसइंटीग्रेशन होता है, एमिशन होता है, तो दिस फोर्स इज अराइज। दिस फोर्स अराइज ए न्यूट्रॉन, जैसे न्यूक्लियस में ए न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब हमारा कहें कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और एक पार्टिकल एराइज होती है, निकलती है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। जब प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो न्यूट्रिनो एमिट होता है। और उस कंडीशन में पॉजिट्रॉन एमिट होता है। तो ये हमारे होते हैं कि a neutron can change into a proton and electron. This force is responsible for radioactive decay. यही फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियोएक्टिव डीके। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, नेचर ऑफ फिजिकल, जो फिजिकल फिनोमेना इज द इनवेरियंस। जो फिजिकल फिनोमेना होती है इनवेरियंस होती है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। दे आर द कंजर्व क्वांटिटी ऑफ नेचर। कंजर्व होती है क्वांटिटी लाइक एनर्जी, मास, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्व होता है। दिस इज द कंजर्वेशन। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, मास होता है, चार्ज होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में भी नॉट
created not destroyed, but it can change one from to another. यानी काइनेटिक को हम पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज कर सकते हैं. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको बोला जाता है कंजर्वेशन. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम एक गेंद लेते हैं इसी को, और यहाँ पे, यहाँ से जब हम इसको ऊपर की तरफ ले चलते हैं इस तरह से, तो बॉल को जब हम लेकर चलते हैं तो इसके अंदर जो हमने गेंद को या बॉल ऊपर उठाने के लिए वर्क, इसको लिफ्ट किया है बॉल को, तो वर्क किया. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन गेन बॉल इन फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इस बॉल में जो होता है कि वर्क जो था वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो गया. अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. अब इस गेंद को हम क्या करें? ड्रॉप करते हैं. तो जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से चली तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगी. काइनेटिक में कन्वर्ट. और जब ये अर्थ से टच करेगी, मेरा हाथ अर्थ नहीं है भाई, हाँ, लेकिन नीचे से उठाना पड़ेगा इसलिए मैंने अपने हाथ को ही अर्थ बना लिया. तो ये अर्थ है, अर्थ से जब टच करेगी तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हो. तो काइनेटिक पोटेंशियल और बीच में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों. तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. तो लीनियर, अगर absence of external force of a system, if absence of external force of a system, then linear momentum of system is conserved. linear momentum जो होता है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट. थर्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम का मोमेंटम है एंगुलर, यानी क्या है कि लीनियर मोमेंटम का वा, यानी मोमेंटम का मोमेंट क्या कहलाता है? लीनियर एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम जिसे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये है लीनियर मोमेंटम यल, उसको हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी. बट लीनियर मोमेंटम को या तो हम जे से लिख दें, इसको पी से लिख लेते हैं सर, इसको पी से लिख लिया, और इसको एल से लिखते हैं, और आई इंटू ओमेगा, ये हमारा होता है एल. linear momentum I into omega. I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. अब जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, कहते हैं इफ एब्सेंस ऑफ एनी टॉर्क, एब्सेंस ऑफ एनी टॉर्क, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व. तब जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, राइट. तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये बड़ा ही क्रिटिकल है. आइंस्टीन, आइंस्टीन थे फेमस साइंटिस्ट. उनके पहले, थियरी देने से पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि मास एंड एनर्जी दो अलग अलग क्वांटिटी है, बट उन्होंने कंबाइन किया कि मास एंड एनर्जी आज इंटर रिलेटेड. मास और एनर्जी जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं. मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में हम चेंज कर सकते हैं. और एक रिलेशन दिया E delta equal to delta m into c square, where delta m is the mass defect और c is the velocity of light, speed of light, और speed of light होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब आते हैं हम लोग कंजर्वेशन में, हम लोग देखा. अब लेते हैं फिजिक्स वर्सेस टेक्नोलॉजी. फिजिक्स वर्सेस टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स. टेक्नोलॉजी हमें गिव्स देती है और न्यू फिजिक्स को जन्म देती है. जैसे हीट इंजन एक टेक्नोलॉजी है, और हीट इंजन शुरुआत स्टीम इंजन से हुई. हीट इंजन किसमें का
कौन सा फिजिक्स देता है? थर्मोडायनेमिक्स। यानी जो टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। हीट इंजन, हीट इंजन हमको एक फिजिक्स देता है और वो फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। आल्सो फिजिक्स गिव्स न्यू टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स जो होता है वो हमें नई टेक्नोलॉजी देता है। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, सिलिकॉन चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन चिप है और इंटीग्रेटेड चिप सर्किट है, वो हमें किस ओर ले जाता है? कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की ओर, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन में। तो फिजिक्स कह रहे हैं टेक्नोलॉजी फिजिक्स देती है, और फिजिक्स जो होता है टेक्नोलॉजी। थैंक यू स्टूडेंट।